राजस्थान के लोगों को भी मैं लाऊंगा बीच में, ये ध्यान रखना। और जो किताबें बहुत थोड़ी बात करती हैं, तो हमें उसकी पूरी बात करनी है। राव मालदेव सुना है ना नाम सबने। अब पूरी बात ये, हुमायूं यहाँ से निकला, भाई उसका साथ छोड़ गए, और वो समय था 1540। हुमायूं यहाँ से निकलकर सिंध चला गया, और वो समय था 1541। जब हुमायूं सिंध में था, जिसको हम कहते हैं नमक की पहाड़ियाँ, साल्ट रेंज, एक है यहाँ पर ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है ये एरिया, वहाँ ठहरा हुआ था कि उसके साथ उसका एक भाई था हिंदाल। उन बुरे दिनों में हिंदाल उसके साथ था, और वहाँ रहते हुए सिंध में हिंदाल अपने गुरु के आश्रम में हुमायूं को ले गया, जिनका नाम था मीर अली अकबर जामी उर्फ दोस्त अली। दोस्त बाबा भी उनको लोग कहते थे। वहाँ पर जब हुमायूं गया, तो वहाँ हुमायूं ने उनकी बेटी को देखा, जिसका नाम था हमीदा बानो। उसको देखते ही हुमायूं ने कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा, और उस लड़की की उम्र बहुत मुश्किल 14 साल से ज़्यादा नहीं थी, और ये जिद करी गई हुमायूं के द्वारा। यद्यपि उसे समझाया गया, पर महल की रानियों ने उस लड़की को राजी किया, और उस लड़की के शब्द थे कि बादशाह, मेरे हाथ तो तेरे गले तक भी नहीं पहुंचते, मैं आपसे विवाह क्या करूंगी। खैर वो विवाह संबंध हुआ 1541 में, और वो विवाह संबंध था जबरदस्ती, लेकिन उसके परिणाम बहुत अजीब रहे। शादी हो गई, और उन्हीं दिनों में सिंध छोड़ना पड़ा हुमायूं को, और हुमायूं को एक व्यक्ति ने शरण दी। सिंध के ही एरिया में वो रियासत जो कभी राजस्थान में होती थी, अमरकोट, आज पाकिस्तान में है। कभी यहाँ पर सोडा राजपूतों का शासन था। अमरकोट में थी रियासत, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आज हमारे। वहाँ के राजा वीर साल, जिनके यहाँ हुमायूं ने कुछ दिन काटे, उस राजा ने उनको शरण भी दी, और ये भी उम्मीद बंधाई कि मैं आपको सैनिक दूंगा, आप हिंदुस्तान को फिर से जीतिएगा। हुमायूं को कुछ आशावादी हुआ। हुमायूं उन्हीं दिनों में वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को एक लड़के का जन्म हुआ हमीदा बानो के गर्भ से। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं उसका पहला नाम ये रखा गया था बदरुद्दीन, और बाद में हुमायूं ने उसका नाम बदल कर रखा जब हुमायूं दोबारा उसे मिला। अभी नहीं, अभी केवल इतनी बात। स्मिथ कहते हैं बदरुद्दीन उसका नाम था बचपन का, मानी ये बात नहीं जाती। वहाँ 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के यहाँ इसका जन्म हुआ कि उन्हीं दिनों में एक घटना घट गई। हुमायूं के सैनिक किसी बात पर वीर साल के सैनिकों के साथ बदतमीजी कर बैठे, झगड़ा हो गया। राणा वीर साल ने कहा, जितना जल्दी हो सके आप मेरे राज्य से निकल जाओ, बस आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपको कुछ दंड नहीं दे रहा, आप निकल जाओ, लेकिन आप चाहो तो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ सकते हो, मैं उसका पालन पोषण करूंगा। हुमायूं नहीं माना, अपने बेटे को साथ लिया। अभी छोटे सा बच्चे को लेकर वो निकला ही था। थोड़ी दूर गया कि काबुल में उसको कामरान ने घेर लिया। इस समय कामरान और अस्करी दोनों कंधार में बैठे थे, और इस लड़ाई में हुमायूं के साथ इतना बुरा घटा, हुमायूं घायल हुआ, अपने बेटे और बीवी को छोड़कर भाग गए। जैसे ही वो भागकर ईरान चला गया, उसके बेटे को अस्करी ने उठाया और उसने उसको संभाला। अस्करी की पत्नी ने अकबर की देखभाल की। ऐसा नहीं है कि अस्करी ने उसकी देखभाल नहीं करी, देखभाल करी। हुमायूं निकल गया, लेकिन अब एक पड़ाव और बीच में ला रहा हूं। ये तो अकबर के जन्म की बात थी। जब वो सिंध में ठहरा हुआ था, हुमायूं को एक ऐसे व्यक्ति का समाचार मिला जिसको आप कहते हो राव मालदेव। राव मालदेव मारवाड़ का शासक था, जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, राव गांगा की। अफीमची था वो राव गांगा। कहते हैं एक दिन अफीम की पिड़क में अपनी महल की खिड़की पे बैठा था, और कहते हैं मालदेव उससे मिलने गया, पांव छूने गया, धक्का दे दिया, राव गांगा मर गया। यह विवाद की बात है, और इस विवाद को क्लियर कैसे करना है बात कर जाऊं, राजस्थान से जुड़ी है। 1532 में मालदेव ने अपने पिता राव गांगा को धक्का दे के मार दिया, लेकिन सवाल तो ये है, क्या यह सच था कि उसने अपने पिता को मारा? उस समय कोई था तो नहीं उसके पास। बाद के राजपूत राजाओं ने, बाद के राजपूत लेखकों ने मालदेव के साथ एक बुरी बात जोड़ दी कि अपने पिता को मारने का काम उसने किया, लेकिन इसका उत्तर वैसे तो नहीं मिलता, पर किताब उत्तर देती है। और वो याद रखना, मालदेव ने अपना राज्याभिषेक जोधपुर में नहीं करवाया, उसने अपना राज्याभिषेक सोजत में करवाया। और ये बात बताती है कि अगर वो पितृहंता नहीं होता तो वो अपना राज्याभिषेक सोजत में नहीं करवाता, जोधपुर में करवाता। वहां की जनता उसे हत्यारा मानती थी, इसलिए उसने अपना राज्याभिषेक सोजत में करवाया। जब परिस्थितियां ठीक हो गई तो वो कहाँ आ गया शासन करने के लिए? जोधपुर आ गया। और अगर आप मारवाड़ पढ़ो, मेरे हिसाब से चंद्रसेन भी उतना महान नहीं जितना कि मालदेव था।
मालदेव ने जितनी सीमाओं का विस्तार मारवाड़ का उसने किया उतना किसी ने नहीं किया। बाकी के लोग तो मुगलों के पिछलग्गू थे। चंद्रसेन बहुत बड़ा नाम है ना उसका, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, लेकिन प्रताप के साथ उसकी तुलना बिल्कुल बेमानी। प्रताप महान था कि उसने कुछ बुरा काम नहीं किया। अरे चंद्रसेन ने तो अपनी ही जनता को डाके मार के लूटा था, तंग किया था उनको, बदनाम था वो, क्योंकि जब उसके पास पैसा नहीं था तो प्रताप को धन दिया था भामाशाह ने, लेकिन चंद्रसेन के पास जब पैसा नहीं था तो उसने अपने ही रियासत के कुछ अमीर जादों को लूटा, डाके मारे, और अपना पोखरण का किला जैसलमेर के रावल लूणकरण के हर राय के पास 25,000 रुपए में गिरवी भी रखा। बहुत सी ऐसी बातें जिनको हम वहां पढ़ेंगे। पर यहाँ मालदेव ने हुमायूं को बुलाया, हुमायूं सिंध से चला, हुमायूं बीकानेर तक आया। जब तक बीकानेर तक वो पहुंचा, यहाँ आकर हुमायूं ने एक काम गलत कर लिया। मालदेव की लाइब्रेरी में एक लड़का काम करता था, अतका खां, उसको हुमायूं ने भेजा कि पता करके आओ। हुमायूं ने कहा मालदेव की असली मंशा क्या है, क्या वास्तव में वो मेरी मदद करना चाहता है या कोई और उसकी इच्छा है। वो लड़का गया, महीने भर बाद लौट कर आया और जवाब ये दिया कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, मालदेव के इरादे नेक नहीं है, वो आपको पकड़कर किसके हवाले कर देने वाला है, शेरशाह। घटनाएं कल वाली भूल तो नहीं गए। अब घटना क्या घटती है, क्या वास्तव में मालदेव उसकी मदद करना चाहता था या वास्तव में हुमायूं ही अवसर चूक गया, उसकी मदद ले नहीं पाया, उसने देरी कर दी। इसमें थोड़ा विवाद विद्वान अभी भी दो वर्गों में बंटे हुए हैं, पर फिर भी क्लियर कर दूं, मालदेव वास्तव में हुमायूं की मदद करना तो चाहता था, क्योंकि मालदेव तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत करीब से देख रहा था। परिस्थितियां क्या बन रही थी, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया, भगा दिया। अब शेरशाह दिल्ली का बादशाह बन गया और अब उसका अगला अभियान हो सकता था कि वो बहादुर शाह या मालदेव किसी पे करे। वो बहादुर शाह तो मर चुका था, अब उसका अगला ठिकाना राजस्थान ही हो सकता था। क्यों? मेवाड़ में इस समय बुरे दिन चल रहे थे। आप सब जानते हैं सांगा के मरने के बाद विक्रमादित्य, कभी उदय सिंह, कभी बनवीर, एक बहुत 6-7 साल तक उठापटक चलती रही, और अब शक्तिशाली जो हुआ था एक शासक मारवाड़ का, मालदेव। लेकिन इन्हीं दिनों में शेरशाह बंगाल गया हुआ था, तो इसका लाभ उठाना चाहता था मालदेव कि अगर जब वो बंगाल गया है, और बंगाल दिल्ली से 1000 मील से भी ज्यादा दूर है, और जब तक वो लौट कर आए, अगर हुमायूं मेरे पास आ जाए, हम दोनों एक हो जाएं, हम दिल्ली पर अधिकार कर लें, दो फायदे होंगे। एक तो हुमायूं बादशाह बन जाएगा, वो उसका उपकार सारी उम्र समझेगा, मेरी गद्दी सुरक्षित रहेगी। एक हुमायूं के सामने एक अच्छा चित्र बन जाएगा, राजस्थान बच जाएगा। दूसरी बात कि शेरशाह बहुत शक्तिशाली है और इससे मारवाड़ की रियासत सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन हुमायूं ने देर करी, अवसर का लाभ उठाया नहीं उसने, और अब जब उसको अवसर मिला तब तक मालदेव के इरादे बदल चुके थे, क्योंकि तब तक शेरशाह लौटकर वापस आ गया था। अब मालदेव ने उसके साथ पंगा लेना उचित नहीं समझा, लेकिन दुर्भाग्य फिर भी मालदेव का था। उसने पंगा तो नहीं लिया, पर फिर भी वो उससे आक्रमण से नहीं बच पाया, जिसको आप पढ़ते हो सुमेल का युद्ध, गिरी का युद्ध, 5 जनवरी 1944। युद्ध फिर भी हुआ, वहां भी शेरशाह कूटनीति से जीत गया। लड़ाई तो हुई नहीं, जेता और कुंपा लड़ते हुए मरे थे, और शेरशाह ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बात पूरी तो ये नहीं, बात तो ये, या अल्लाह कयामत होती, मैं हार जाता और मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। खैर, हुमायूं ने यह भी अवसर खोया। हुमायूं ने राणा वीर साल की सहानुभूति भी खोई, और आखिरकार कहाँ चला गया, ईरान। ईरान के शाह तहमास्त के यहाँ, और बच्चा उसका था इस समय अस्करी के यहाँ। शाह तहमास्त के पास पहुंच गया, और वहां का शाह तहमास्त इसको मदद देने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं आपको 40,000 सैनिक दे दूंगा, शर्त है मेरी। वो शर्त पढ़नी है आपको, ये बहुत गहरा प्रश्न है। हम एक बात जरूर पढ़ते हैं किताबों में कि ईरान के शाह के सैनिकों की मदद से ही हुमायूं ने वापस हिंदुस्तान को पाया था, लेकिन गहरी बात ये, उसकी शर्त भी पढ़ना, वो शिया धर्म को मानने वाला था, और उसने कहा था कि आपको मैं मदद एक ही सूरत में दे सकता हूं कि अगर अपने राज्य में जाने के बाद आप किस धर्म का प्रचार करेंगे, शिया। और हुमायूं क्या था, सुन्नी, पर फिर भी मरता क्या ना करता, मदद चाहिए थी, बुरे दिन थे, हाँ कर दी। और एक शर्त और थी, काबुल को जीत कर मेरे को दोगे। हुमायूं आ गया, उसकी मदद थी, और अब जब आया तो वहां पर उसका भाई कामरान, उसने रास्ता रोक लिया।
1545 में ठीक 4 साल के बाद ही हुमायूं ने काबुल को और कंधार को विजयी कर लिया। और उन्हीं दिनों में एक और घटना घटी। जब लड़ाई हो रही थी कामरान की और हुमायूं की, छोटे से शिशु अकबर को, 3 साल के अकबर को उसने दीवार पे बैठा दिया किले की। तोपें बरस रही थी और वो बच्चा सामने बैठा था और भाग्यशाली था, उसको एक भी गोला छूकर नहीं गुजरा। इसीलिए अकबर बहुत महान, बचपन में ही बहुत कुछ देख लिया। वहां पर हुमायूं अपने बेटे से फिर मिला, फिर मुलाकात हुई और अब उसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो एक और बात इसमें रह गई, जो मैं एक छोटी सी घटना है। जब अकबर पैदा हुआ था और हुमायूं को जब तरदी बेग ने इसकी खबर दी थी कि आपके एक बेटा हुआ है, हुमायूं बहुत खुश हुआ। और लेकिन जब दावत देने की बात आई अपने साथियों को, तो उसके पास पैसे नहीं थे। 20 शाहरुखी उसके पास थे। शाहरुखी क्या थी? बाबर की मुद्रा। इससे कुछ काम नहीं चला। शाहरुखी तो उसने नहीं दी, कस्तूरी थी उसके पास थोड़ी, उसके टुकड़े किए, लोगों को बांट दिए और एक ही बात कही कि आज मेरे पास आप लोगों को देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, पर जिस तरह आज इस कस्तूरी की महक यहाँ फैल रही है, और अल्लाह करे मेरे बेटे का यश भी चारों तरफ ऐसे ही फैले। और वही हुआ। यद्यपि हुमायूं का नाम होता है भाग्यशाली, पर वो भाग्यशाली नहीं था। शायद ही इस दुनिया में किसी का ऐसा नाम हो कि भाग्य का नाम हो भाग्यशाली, लेकिन उसका भाग्य था, क्योंकि उसके अकबर जैसा बेटा था, जो हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व का एक अच्छा शासक गिना जाता है। उसकी गिनती बहुत बड़े बादशाहों में होती है। लेनपूल तो कहता है वो अपने समय के ही नहीं, वो सारे दुनिया के बादशाहों में महान बादशाह था। अब बात ये, हुमायूं आ गया, काबुल का बादशाह बन गया, और आपकी गाइड कहती है कि हुमायूं नहीं, वो पहला भारत का कोई शासक था जिसने कंधार की धरती पर कदम रखा था। बात समझने में चूक करी होगी। कंधार को बाबर ने भी जीता था, लेकिन बाबर ने जब जीता था तब वो हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था। जब हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, लेकिन बादशाह बन के तो गया था 1530 से 1540 तक, और अब कंधार पर बैठा रहा, अपनी स्थिति को मजबूत किया, और वहां से उसने फिर एक अभियान चलाया हिंदुस्तान की ओर। उसको ये अवसर कैसे मिला हिंदुस्तान का? और इन दिनों में एक नाम नहीं भूलना, उसका एक वफादार जिसका नाम था बैराम खां, जो अपनी 16 साल की उम्र में ही उसका साथी बन गया था। उसका पिता फारस का रहने वाला बाबर की सेना में था, और अब जीवन भर उसने ईमानदारी से साथ दिया हुमायूं का। और हिंदुस्तान को जीतने में अगर किसी का दोबारा बड़ा रोल था तो वो और कोई नहीं, बैराम खां था। अब यहाँ घटना, एक बार विराम दे रहा हूँ। हुमायूं तैयार है हिंदुस्तान आने के लिए, परिस्थितियां उसके अनुकूल थी। कैसे? आपको एक बात यहाँ समझनी है, आप पढ़ते तो हो, थोड़ा सा उसको समझने में थोड़ी गड़बड़। बात पता है आपको, शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था 1540 में। उसने न केवल इसको पराजित किया, उसने मेवाड़ भी जीता, उसने आमेर भी जीता, उसने मारवाड़ भी जीता। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी अपनी विजयों को वो स्थायी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कालिंजर का अभियान करने गया था। क्या यार, रोज तो खाली होता है रूम। आज तो क्लास है, आज 15 मिनट और देने पड़ेंगे यार, एक बजे क्लास है, मैंने इनको कह रहा यार, जरूर सही अब बना है। आप कर ले लेना मैंने। हाँ, सब कहते हैं हीट वाला बेहतर है। सर आप कह रहे थे ना बुक दूंगा।